एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में काफी चिंतित नजर आ रहे थे। तो दरबार के सभी मंत्री बादशाह अकबर से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, मैं अपने शहजादे की एक गलत आदत से बहुत परेशान हूँ। शहजादे को अंगूठा चूसने की गलत आदत है। मैं अपने बेटे की इस गलत आदत को छुड़ाने के लिए कई नुस्खे आजमा चुका हूँ, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो दरबार में बैठे मंत्रियों में से किसी ने बादशाह को एक फकीर के बारे में बताया। उस फकीर के पास हर तरह की बीमारी का इलाज था। बादशाह अकबर ने उस फकीर को दरबार में आने का हुक्म सुनाया। दूसरे दिन दरबार में बादशाह अकबर, बीरबल और शहजादे सहित और भी सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हुए। कुछ समय बाद वह फकीर भी दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर ने फकीर को शहजादे के गलत आदत के बारे में बताया। फकीर कुछ समय सोचते हैं हुए बोले, मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री ने बोले कि फकीर तो बिना शहजादे से मिले चले गए, तो वह फकीर हमारे शहजादे की इस गलत आदत को कैसे छुड़ाएंगे। एक सप्ताह के बाद फकीर दरबार में पहुंचते हैं। फकीर शहजादे से मिलते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि मुंह में अंगूठा लेने से आपको बहुत सारी तकलीफ और बीमारी हो सकती है। फकीर ने शहजादे को इतने प्यार से समझाया कि शहजादे ने वादा कर दिया। शहजादे ने कहा, मैं वादा करता हूं कि अब कभी मुंह में अंगूठा नहीं लूंगा। बादशाह अकबर ने फकीर से कहा, यह काम तो आप पहले दिन भी कर सकते थे, फिर आपने एक सप्ताह का समय क्यों बर्बाद किया। दरबार के सभी मंत्री भी फकीर पर नाराजगी दिखाई और बादशाह अकबर से कहा कि इसने हमारा समय बर्बाद किया है, इसलिए इस फकीर को सजा दी जाए। लेकिन बीरबल चुपचाप सबकी बात सुनता रहता है। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारी क्या राय है। बीरबल ने कहा, जहांपना, हमें फकीर से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे सजा देनी चाहिए। बादशाह अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम हमारी और सभी मंत्रियों की तौहीन कर रहे हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ कीजिए। जब पहली बार मैंने फकीर को देखा था, तब उन्हें चुना खाने की गलत आदत थी, और आप जब शहजादे के बारे में उन्हें बताया तो फकीर ने सबसे पहले खुद की उस आदत को छोड़ा। तब जाकर उन्होंने शहजादे के गलत आदत को छुड़ाया। बीरबल के इस जवाब को सुनकर दरबार में मौजूद सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फकीर से माफी मांगी। फकीर को आदर पूर्वक सम्मान के साथ बहुत सारा इनाम के साथ विदा किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरे को सलाह देने से पहले खुद उस सलाह का पालन करना चाहिए। बादशाह अकबर अपने दरबारियों से हमेशा तरह तरह के प्रश्न पूछकर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लिया करते थे। दरबारी भी उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया करते थे, ताकि वे अकबर के समक्ष अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा सकें और साथ ही बीरबल को नीचा दिखा सकें। लेकिन हर बार बीरबल अपने श्रेष्ठ उत्तर से अकबर का दिल जीत किया करता था। समय समय पर बादशाह अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों से प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, सबसे उज्ज्वल क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी ने कपास दिया तो किसी ने दूध। दोनों में कपास को दरबारियों के अधिक मत मिले। बीरबल शांत था। उसे शांत देख अकबर बोले, बीरबल तुम्हारा क्या उत्तर है? कपास या दूध? बीरबल बोला, जहांपना, मेरा उत्तर न कपास है न दूध। मेरे मतानुसार सबसे उज्ज्वल प्रकाश होता है। बीरबल का उत्तर सुन अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें अपना उत्तर साबित करके दिखाना होगा। बीरबल ने हामी भर दी। अगले दिन दोपहर को अकबर अपने कक्ष में आराम कर रहे थे।
उसी समय बीरबल ने उनके कक्ष के दरवाजे पर एक कटोरा दूध तथा कुछ कपास रख दिया। राजमहल के सभी दरवाजे बंद होने के कारण उस स्थान पर प्रकाश नहीं आ पा रहा था। आराम करने के बाद जब अकबर उठे और कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे से निकलने लगे तो उनका पैर कटोरी पर पड़ा और उसमें रखा सारा दूध गिर पड़ा। तब बाहर बैठे बीरबल ने महल के दूसरे दरवाजे खुलवाए ताकि प्रकाश अंदर आ सके। प्रकाश हुआ तो बादशाह ने दूध का कटोरा, जमीन पर गिरा दूध और कपास ठीक दरवाजे के सामने देखा। वे बड़े अचंभित हुए। बाहर बीरबल को बैठा देख उनके मन में विचार आया कि ये अवश्य बीरबल की कारस्तानी है। लेकिन क्यों ये उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने बीरबल से कटोरा भरा दूध तथा कपास दरवाजे पर रखने का कारण पूछा। जब बीरबल बोला, जहांपना, कल अपने दरबार में प्रश्न पूछा था कि सबसे उज्ज्वल क्या है। दरबारियों का उत्तर था कपास और दूध। मेरा उत्तर था प्रकाश। मैंने अपना उत्तर प्रमाणित कर दिया है। अकबर को उत्तर अब भी अस्पष्ट था। बीरबल अपनी बात स्पष्ट करते हुए बोला, जहांपना, दूध और कपास मैंने आपके कक्ष के दरवाजे पर रख दिया था। इनकी उज्ज्वलता पर किसी को शक नहीं है, किंतु बिना प्रकाश के ये चीजें दिखाई नहीं पड़ी। दरवाजा खोलते ही प्रकाश हुआ तो ये चीजें दिखाई दीं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सबसे उज्ज्वल है। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसका नाम सैफ अली था। अकबर उससे कहते हैं, अकबर बोलो कैसे आना हुआ। सैफ अली, जहां पनाह 6 महीने पहले मेरी बीबी गुजर गई, जिसके चलते मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अभी 6 महीने पहले बहुत खुशी से जिंदगी काट रहा था, फिर अचानक मेरी बीबी गुजर गई। मेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूं। अकबर, हमें बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। सैफ अली, जहां पनाह मैं खेती करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूं, पर मेरा अब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मुझे काजी अब्दुल्ला मिले और उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने कहा मेरी बीबी गुजर गई जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, अजमेर चले जाओ ख्वाजा के दरबार में, वहाँ तुम्हें काफी सुकून मिलेगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हो गया। फिर उस रात मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कहाँ छोड़कर जाऊंगा। फिर मैंने सोचा इस काम के लिए काजी अब्दुल्ला से बेहतर कौन हो सकता है। फिर मैं अगले दिन काजी अब्दुल्ला के घर अपनी जमा पूंजी लेकर पहुंचा। वह रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इत्मीनान से जाओ, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और उन्होंने उस थैले पर मुझसे मुहर लगाने को कहा। मैंने उस पर मुहर लगाई और थैला दे दिया। फिर मैं इत्मीनान से अजमेर को चला गया। जब मैं वहां से वापस लौटा तो मैंने सोचा मैं अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को इल्मी तालीम देने में निकाल दूंगा और जो मेरी जमा पूंजी है मैं उससे गुजारा कर लिया करूंगा। फिर जब मैं काजी अब्दुल्ला के नगर पहुंचा, जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे मोहर देखने को कहा। मोहर ठीक लगी है। मैंने कहा, मोहर तो ठीक है, और मैं थैला घर लाया। जब मैंने घर आकर थैला देखा तो उसमें सोने की अशर्फियों की जगह पत्थर भरे हुए थे। फिर मैं काजी अब्दुल्ला के पास गया और कहा, मैंने तो आपको सोने की अशर्फियां दी थीं, फिर इसमें पत्थर कैसे बन गए। काजी ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे थैला दिया वैसे ही मैंने तुम्हें दे दिया था। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। हम दोनों में काफी देर बहस हुई और काजी अब्दुल्ला ने मुझे अपने घर से जाने को कह दिया। जहां पनाह, अब मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए।
अकबर हूँ। तुम क्या कहते हो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल जहां पनाह, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बीरबल सैफ अली से थैला लेते हैं और उसे जांचते हैं। बीरबल सैफ अली को थैला वापस लौटा देते हैं और कहते हैं, जहां पनाह मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे आप 2 दिन का वक्त दें। अकबर हाँ हाँ बीरबल, क्यों नहीं, हम तुम्हें वक्त देते हैं। और सैफ अली, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें 1 साल के लिए करबास में डाल दिया जाएगा, और जब तक ये फैसला नहीं हो रहा, जब तक तुम हमारे मेहमान हो। फिर क्या था, बीरबल सच्चाई की खोज करने लगे और अपनी एक पोशाक को जानबूझकर फाड़कर अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, जो शहर का सबसे अच्छा दर्जी हो उससे रफू करवा कर लाओ। सेवक, मैं अभी जाता हूँ और अच्छे से दर्जी का पता लगाता हूँ। सेवक सबसे अच्छे दर्जी की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर में वो सेवक पोशाक सिलवा कर लाता है। बीरबल, वाह क्या रफू किया है, पोशाक भी सिल गई और रफू का पता भी नहीं चल रहा है। वाह क्या कारीगरी है, जरा उस कारीगर का नाम तो बताओ। सेवक, जनाब, बहुत से लोग उसके बारे में जानते थे और उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ जनाब, उसका नाम गोपाल है। बीरबल, सेवक तुम उस दर्जी को बुलाकर लाओ, मुझे और भी फटी हुई पोशाकें सिलवानी हैं। फिर अगले दिन अकबर के दरबार में फैसला होता है। अकबर, क्या दोषी का पता चल गया? बीरबल, बीरबल, हाँ जहां पनाह, मैंने दोषी का पता लगा लिया। सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। दोनों को दरबार में बुलाया जाता है। बीरबल, सैफ अली, ये क्या तुम्हारा ही थैला है? सैफ अली, जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है। बीरबल, काजी अब्दुल्ला, इस थैले को पहचानते हो? काजी अब्दुल्ला, जी ये थैला देखा तो है, ये थैला सैफ अली का है, ये जो मेरे पास रखने आया था। ये मोहर भी इसी ने अपने हाथों से लगाई थी जो अभी खुली है। ये थैला सैफ अली जब मेरे पास रखने आया था तो मुझे क्या पता इसमें सोने की अशर्फिया है या पत्थर हैं। ये मुझे कैसे पता होगा, इसने तो खुद इस पर मुहर लगाई थी। सैफ अली झूठ बोल रहा है। बीरबल काजी अब्दुल्ला की ये बात सुनकर चौंकता है। बीरबल हूँ। दर्जी गोपाल को दरबार में पेश किया जाए। दर्जी गोपाल का नाम सुनकर काजी अब्दुल्ला के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। बीरबल, गोपाल, तुम ये बताओ कि तुमने हाल ही में काजी अब्दुल्ला की किसी चीज पर रफू किया है? दर्जी गोपाल, जी हुजूर, मैंने अभी हाल ही में काजी अब्दुल्ला का एक पैसों का थैला सिला था जो फट गया था। बीरबल, जहां पनाह, आप इसे क्या सजा देंगे? इसने इतना बड़ा धोखा किया। काजी अब्दुल्ला गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। जहां पनाह, मैं बहुत लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। बस एक बार माफ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अकबर, नहीं, तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। इतने बड़े ओहदे पर होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों, इसे ले जाओ। सैफ अली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और साथ ही हम तुम्हारे इस नेक काम में मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जिसमें तुम बच्चों को इल्मी तालीम देना। सैफ अली, शुक्रिया जहांपनाह, शुक्रिया बीरबल मेरा साथ देने के लिए। अकबर, शाबाश बीरबल। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला काजी अब्दुल्ला ही दोषी है? बीरबल, जब मैंने सैफ अली के मुंह ये सुना मुझसे थैले पर मोहर लगाने को काजी अब्दुल्ला ने कहा, तभी मैंने सैफ अली से जांच करने के लिए थैला मांगा। मैं समझ गया पैसा मोहर तोड़कर नहीं किसी और तरीके से निकाला गया है।
फिर क्या था, तलाश थी एक दर्जी की जिसे अच्छे से रफू करना आता हो। अकबर वाह, बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। बहुत पुरानी बात है, मुगल दरबार में अकबर बादशाह बैठे थे, तभी एक किसान दरबार में आया और न्याय मांगने लगा। किसान चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए, जिस पर बादशाह अकबर ने पूछा हुआ क्या है। किसान ने बताया कि बादशाह, में एक गरीब किसान हूँ, कुछ वक्त पहले मेरी बीवी की मौत हो गई और अब मैं अकेला हूँ, मेरे मन कहीं नहीं लगता है, बीवी की याद आती रहती है। किसान ने आगे कहा कि परेशान होकर मैं काजी साहब से मदद मांगने पहुंचा तो उन्होंने मुझे मन की शांति के लिए दरगाह में जाने को कहा। मैं दरगाह जाने को तैयार था, लेकिन फिर मुझे पूरी जिंदगी की कमाई, मेरे सोने की सिक्कों की चिंता होने लगी। अगर सिक्के चोरी हो गए तो मैं क्या करूंगा। किसान के रुकने पर बादशाह ने पूरी बात बताने को कहा। किसान ने कहा कि जब मैं वापस लौटा तो काजी साहब ने थैली वापस तो दी, लेकिन उसमें सोने के सिक्के की जगह पत्थर थे। जब मैंने पूछा तो काजी साहब ने मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली ली और फिर उसके अंदर देखकर 2 दिन का समय मांगा। मैंने ये बात काजी को बताई और वो तुरंत सिक्कों की सुरक्षा को तैयार हो गए। बोले कि तुम्हारे सिक्के मेरे पास सुरक्षित हैं, तुम दरगाह जाओ और इबादत करो। जब वापस लौटोगे तो सिक्के वापस ले जाना। मैंने काजी साहब की बात मानी और उनकी बताई थैली में सिक्के की थैली डाल दी। काजी के कहने पर मैंने थैली पर मुहर भी लगा दी, लेकिन बीरबल ने एक फटा कुर्ता लिया और अपने सेवक से अच्छे से रफू करवा कर लाने को कहा। सेवक जब कुर्ता रफू करा कर लाया तो वो ऐसा लग रहा था मानो कि कुर्ता कभी फटा ही ना हो। बीरबल ने रफू करने वाले दर्जी को बुलाया और उससे कुछ बात कर उसे भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचा। दरबार में पीड़ित किसान हाजी साहब को भी बुलाया गया था। बीरबल ने उस दर्जी को भी बुला लिया, लेकिन दर्जी का नाम सुनते ही हाजी साहब के पसीने छूटने लगे। बीरबल ने हाजी साहब से पूछा कि क्या कुछ सिलने को दिया था इस दर्जी को। हाजी साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन दर्जी ने कहा कि हाँ, कुछ महीने पहले एक सिक्के वाली थैली मुझे सिलने को दी थी। दर्जी की बात सुनकर हाजी साहब जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। बीरबल ने मामला सुलझा लिया था। बादशाह ने हाजी साहब को 1 साल की सजा दी और किसान को उसकी सोने के सिक्के वापस मिल गए। रात्रि भोज के उपरांत बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर यमुना तट पर टहल रहे थे। उनके साथ सुरक्षा हेतु कुछ सैनिक भी थे। वो जनवरी का महीना था और दिल्ली में शीतलहर बह रही थी। कड़ाके की ठंड में यमुना नदी का जल बर्फ के समान ठंडा हो चुका था। अकबर को जाने क्या सूझी कि उन्होंने अपनी उंगली यमुना के जल में डाल दी। ठंडक का एहसास होते ही उन्होंने फौरन अपनी उंगली जल से बाहर निकाली और बोले, बीरबल, इस मौसम में यमुना का पानी बर्फ के समान हो जाता है, इसमें एक उंगली डालना मुश्किल है। यदि किसी को इस पानी में थोड़ी देर भी रहना पड़ जाए तो वो जीवित नहीं बचेगा। क्यों, क्या कहते हो? बीरबल की सोच अकबर के विपरीत थी। वह बोला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ हुजूर। इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य कुछ भी कर गुजरता है। यमुना के पानी में कुछ देर खड़ा रहना तो बहुत ही छोटी बात है। हम तुमसे इत्तेफाक नहीं रखते बीरबल। इन दिनों यमुना के पानी में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। अकबर बीरबल की बात मानने को कतई तैयार नहीं थे। तो आजमाकर देख लीजिए जहांपना, कोई न कोई जरूर होगा जो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ये कर जाएगा। बीरबल विश्वास के साथ बोला, तो ठीक है, कल पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाए कि जो कोई भी पूरी रात यमुना के पानी में कमर तक डूबकर खड़ा रहेगा,
उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अकबर तैश में आकर बोले। अगले दिन अकबर का आदेश पूरे राज्य में प्रसारित करवा दिया गया। कुछ दिनों तक यह चुनौती स्वीकार करने वाला कोई सामने नहीं आया। कोई साहस नहीं कर पा रहा था कि पूरी रात यमुना के ठंडे जल में कमर तक डूबकर खड़ा रह सके। अकबर के राज्य में एक निर्धन धोबी भी रहता था। उसकी मां का स्वास्थ्य बहुत खराब था, किंतु पैसों की तंगी के कारण वह उनका इलाज नहीं करवा पा रहा था। जब उसने यह मुनादी सुनी तो पैसों के लिए यमुना में खड़े होने की चुनौती स्वीकार कर ली। वह रात भर अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूबकर खड़ा रहा। भोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे खड़े रह पाए? जहांपनाह, मैं रात भर आपके महल में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह पूरी रात गुजर गई। धोबी बोला। ये सुनकर अकबर का पारा चढ़ गया और वे बिफरते हुए बोले, ओह, तो तुम सारी रात महल के दीपक से गर्मी लेते रहे। ये तो तुमने बेईमानी की है। तुम इनाम के नहीं बल्कि सजा के हकदार। 2 सैनिकों, इसे बंदी बना लो। निर्धन धोबी को कारागार में डाल दिया गया। जब ये बात बीरबल को पता चली तो वो बड़ा दुखी हुआ। उस दिन वह दरबार नहीं गया। दरबार से बीरबल को नदारत पाकर अकबर ने एक सैनिक को उसे बुलवाने उसके घर भेजा। सैनिक ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने भोजन नहीं किया है, वह खिचड़ी बना रहा है। खाकर वह दरबार में हाजिर हो जाएगा। समय गुजरता गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बीरबल कभी ऐसा नहीं करता था। बीरबल की ये हरकत अकबर की समझ के बाहर थी। शाम को वह स्वयं सैनिकों सहित बीरबल के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में चारपाई डालकर लेटा हुआ है। पास ही एक पेड़ के नीचे आग जल रही है और ऊपर घड़ा लटका हुआ है। यह नजारा देख अकबर हैरत में तो पड़े ही, साथ ही क्रोधित भी हुए। क्रोध में लाल पीले होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या है बीरबल? तुम अब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? मैंने खबर भिजवाई थी जहांपनाह कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, सामने पेड़ पर लटके घड़े में खिचड़ी पक रही है। पेड़ पर लटके घड़े की ओर इशारा कर बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसे कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके घड़े की खिचड़ी कैसे पकेगी? अकबर चिल्लाए। जब यमुना में खड़े धोबी को इतने दूर स्थित महल में जल रहे दीपक से गर्मी मिल सकती है, तो इस तरह भी खिचड़ी पक सकती है हुजूर। यहाँ तो आग उस दीपक की तुलना में निकट ही है। बीरबल झट से बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने ये स्वांग उन्हें धोबी के साथ हुए अन्याय की बात समझाने के लिए किया है। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। सैनिकों से कहकर उन्होंने धोबी को कारागार से बाहर निकलवाया और उसे इनाम की 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से एक निर्धन धोबी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था।
बादशाह अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर-उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। बादशाह अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर घोड़े पर सवार होकर आम के एक बगीचे से गुजर रहे थे। उनके साथ बीरबल, कुछ मंत्री और सैनिक थे। अचानक एक तीर सनसनाता हुआ उनके करीब से निकला और वे बाल बाल बचे अकबर पर हुआ हमला देखा सैनिक हरकत में आ गए और फौरन उस दिशा में भागे जहां से निशाना साधा गया था। तीर एक झुरमुट के पीछे से आया था। वहां पहुंचने पर सैनिकों को एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। वे उसे पकड़कर अकबर के सामने ले आए। अकबर स्वयं पर हुए हमले से बौखलाए हुए थे। उन्होंने लड़के से इसका कारण पूछा तो लड़का बोला, जहां पनाह माफ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको मारना नहीं था। मैंने तो बस उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए तीर चलाया था, लेकिन मेरा निशाना चूक गया। लड़के ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। लड़के ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन अकबर बहुत क्रोधित थे। उनके चाटुकार मंत्रियों ने उन्हें भड़काना प्रारंभ किया कि चाहे जो भी कारण रहा हो, इससे बादशाह सलामत की मौत हो सकती थी। इंसाफ होना चाहिए। जैसे इसने आपको तीरकमान से मारने का प्रयास किया, इसे भी वैसे ही मारना चाहिए। अकबर ने मंत्रियों की सलाह मान लड़के को मौत की सजा सुना दी। लड़का गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर ने उसकी एक ना सुनी। सैनिक उसे खींचकर एक आम के पेड़ के पास ले गए और उसे पेड़ के तने से बांध दिया। वे लड़के पर तीर से निशाना साधने लगे। बीरबल यह सब देख रहा था। उसे अकबर का यह निर्णय उचित नहीं लगा। वह अकबर से बोला, जहांपना, क्या आपको सच में लगता है कि इस लड़के के साथ इंसाफ हो रहा है? यदि आप इसे इसके किए का फल देना चाहते हैं तो इसके साथ वही करिए जो इसने किया था। आप सैनिकों को आदेश दीजिए कि लड़के पर नहीं आम पर निशाना साधें। यदि तीर चूक कर लड़के को लग गया तब इंसाफ होगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया है। उन्होंने लड़के को माफ कर दिया। बादशाह अकबर ने अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाओं की विविधता को देखते हुए अपने दरबार में एक बहुभाषा की आवश्यकता महसूस की। वे चाहते थे कि उनके प्रजातंत्र में एक बहुभाषिक हो, मदद से वे अपनी से प्रतिस्पर्धा कर आकर्षण। उन्होंने अपने शोध पत्र को ऐसे बहुभाषिक स्मारक का ऑर्डर दिया जिसमें विभिन्न संस्करणों पर अच्छी पकड़ हो। सैनिक की मदद से सैनिक की मदद के लिए राज्य के हर कोने में मंत्री ने अकबर का आदेश प्रसारित किया। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। सलाम कर अकबर ने कहा, जहांपना, मैं कई भाषाओं का अच्छा जानकार हूं।
आप मुझे बहुभाषिक के पद पर नियुक्त कर दीजिए। अकबर ने अपने दरबारियों से अपनी परीक्षा लेने के लिए कहा, अपनी कब्रों में बात करने के लिए कहा। एक एक कर दरबारी अपनी भाषा में उस बहुभाषी से प्रश्न करने लगे। बहुभाषी ने सभी को अपनी ही भाषा में उत्तर दिया। उसकी पकड़ भाषा पर अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपने दरबार में बहुभाषी की नियुक्ति का निर्णय लिया और कहा, तुम्हारे भाषा ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हैं। हर बोल भाषा में तुम तीन धारा प्रवाह हो कि लगता है अपनी ही भाषा रह रहे हो। हम शत्रु अपने दरबार का बहुभाषी नियुक्त करते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि वैवाहिक मातृभाषा क्या है। इस पर बहुभाषी बोले, जहांपना, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धि मंत्र हैं। क्या उन्हें कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? दरबारियों ने बहुभाषी भाषा पर अपने अनुमान के आधार पर सुझाव देने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी अनुमान सही नहीं निकला। यह देखकर बहुभाषी ने हंसते हुए कहा, जहांपना, लगता है मैंने गलत सुना है। यहाँ तो कोई भी बुद्धि दिखाई नहीं देती। इस बात पर अकबर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिन्होंने अब तक बहुभाषी की भाषा बोलने का प्रयास नहीं किया था। अकबर ने अपनी ओर से दावा किया कि बीरबल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, मैं कल बताऊंगा कि यह बहुभाषी भाषा क्या है। उस रात बहुभाषी को शाही अतिथिगृह में ठहराया गया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में फिर से उपस्थित हुए। अकबर ने बीरबल से पूछा, हाँ बताओ बीरबल, हमारी मातृभाषा क्या है? इस पर बीरबल बोला, हुजूर, हमारी मातृभाषा है। आप इन सवालों के जवाब दें। अकबर ने बहुभाषी से पूछा तो उसकी हामी भर दी। अकबर को आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने अपनी मातृभाषा को कैसे पहचाना। पूछने पर बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक नौकर भेजा। वह वहां नौकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय ये महाशय सो रहे थे। चिल्लाने की आवाज थकी हुई नींद में खुल गई और बाहर ज्ञान में चिल्लाने लगा। उस समय ये जो भाषा बोल रही थी वह नामांकित था। मैं पास ही के कमरे में छुपकर सब सुन रहा था। मुझे यह समझ आया कि अमेरिकी भाषा में क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति विशेषज्ञ ही भाषाओं का ज्ञाता ना हो। जब भी विनाशकारी होता है या मुसीबत में पड़ जाता है तो अपनी ही भाषा में चिल्लाता है। बहुभाषीय ने बीरबल की महानता का लोहा मनवाया। शर्मिंदगी से बच गए। अकबर के राज्य में रहने वाले एक किसान ने एक आदमी से कुआं खरीदा। वह कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई करना चाहता था। किसान ने कुएं की पूरी कीमत अदा की, लेकिन जब अगले दिन वो कुएं पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए रस्सी के सहारे बाल्टी डालने लगा तो कुआं बेचने वाले आदमी ने उसे रोक दिया। उसने किसान से कहा, मैंने अपना कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं, इसलिए तुम इसका पानी नहीं निकाल सकते। चलो भागो यहाँ से। किसान अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया। वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा था। आखिरकार न्याय की दरकार में वह अकबर के दरबार पहुंच गया। अकबर ने किसान की गुहार सुनी और उसके मामले के निराकरण का दायित्व बीरबल को सौंप दिया। मामला पूरी तरह समझने के बाद बीरबल उस कुएं पर पहुंचा जिसका सौदा हुआ था। किसान उस आदमी को भी बुला लाया जिससे उसने कुआं खरीदा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम इस किसान को कुएं का पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो? कीमत तो तुमने पूरी वसूली है। कुएं बेचने वाले आदमी ने वही बात फिर से दोहराई, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी पर अब भी मेरा अधिकार है।
फिर कैसे मैं इसे पानी निकालने की इजाजत दे दूं? बीरबल उस धोखेबाज आदमी की चालाकी समझ गया। वह समझ गया कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। इसलिए उसने अपना पासा फेंकते हुए कहा, ठीक कहते हो भाई। चलो मान लिया कि कुएं का पानी तुम्हारे स्वामित्व में है। लेकिन ये तो मानते हो ना कि अब कुएं का स्वामी ये किसान है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ। उस आदमी ने हामी भरी। ठीक है। तो फिर ऐसा करो कि फौरन किसान के कुएं का सारा पानी निकाल कर कहीं और ले जाओ, या फिर कुएं में पानी रखने का किराया तुम किसान को दो। बिना किराया दिए तुम अपना पानी किसान के कुएं में नहीं रख सकते। बीरबल बोला। कुआं बेचने वाला धोखेबाज आदमी हक्का बक्का रह गया। किसान को बेवकूफ बनाने की उसकी पूरी तरकीब पर पानी फिर चुका था। उसने बीरबल से माफी मांगी और किसान को कुएं का पूरा स्वामित्व सौंप दिया। आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया। सीख, कभी दूसरों को धोखा मत दो। ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं। जिसमें दूसरों का बुरा हो, ऐसी चतुराई अंतः धरी की धरी रह जाती है। बीरबल की 5वीं वर्ष की राजकुमारी अकबर का दरबार देखना चाहती थी। उसकी इच्छा एक दिन में पूरी हो गई। बीरबल उसे दरबार ले गया और बादशाह अकबर मिलवाया से। अकबर बीरबल की बेटी से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने हंसते हुए पूछा, थोड़ी बहुत बात करना हो? बीरबल की बेटी ने उत्तर दिया, थोड़ी बहुत करी हूँ। अकबर ने कहा, बेटी, थोड़ा बहुत का क्या मतलब है? बीरबल की बेटी ने बादशाह अकबर को एक दफा देखा और अपने मुखिया को नीचा दिखाया। फिर अपने पास बैठे एक बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। अकबर ने सोचा कि शायद वह इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है। वह बीरबल से बोला, बीरबल, क्या तुम अपनी इसी बेटी की शोभा बढ़ाते हो? बीरबल ने समझा कि अकबर को लड़की का संकेत समझ नहीं आया। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, इसने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। अकबर बोले, कैसे? तब बीरबल ने कहा, इसने पहले तुम्हारी ओर देखा, अमीर आदमी को नीचा दिखाया कर ली। इसका अर्थ यह है कि आप उम्र में बड़े हैं और हमारे बादशाह हैं। आपके सामने तो मैं थोड़ी ही बातें करूं। उसके बाद एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मेरी उम्र छोटी है, इससे मैं बहुत सारी बातें करूं। हस्ताक्षर में आपको उत्तर दिया गया था। लड़की की खूबसूरत दिखने वाली लड़की अकबर बहुत खुश हुई और उसकी खूब प्यारी की। एक दिन की बात है, अकबर राजदरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा। और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को कुद पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए, वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा। लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था।
एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला, यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे।